welcome, sir. The first is that you've been putting a lot of Indian families on the road because आपके आने के बाद car sales, SUV sales की बहुत बढ़त हुई है. People travel between cities with their families. So, are you giving competition to railways and airlines? आप बोलते हैं देहरादून 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे लोग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, ये रोड पर कोई भी जाना कॉस्टली अफेयर है. हाँ जी. अगर रोड पर चलने के लिए 10 रुपए हमारे गुड्स के लिए अगर खर्चा आता है, हाँ जी, तो रेलवे में 6 रुपए आता है और पानी पे 1 रुपया आता है. तो वाटरवेज एंड सी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, हाँ जी, is our first priority. Second priority is railway. Third priority is road, and fourth is aviation. So now the problem is that कि हम जो हाईवे बना रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली टू देहरादून एक दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा, तो 2 घंटे में देहरादून हो जाएगा. अब दिल्ली टू जयपुर अभी आज 2.5 घंटे में हो रहा है. दिल्ली टू अमृतसर 4 घंटे में होगा. दिल्ली टू कटरा 6 घंटे में होगा. और दिल्ली टू श्रीनगर 8 घंटे में होगा. बेंगलोर टू चेन्नई दिसंबर के बाद 2 घंटे में होगा. और मैसूर से बेंगलोर अभी करीब 1 घंटे में हुआ है. दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट लग रहा है. तो इसका फायदा ये हुआ है कि एयरपोर्ट पे दिल्ली से अगर देहरादून जाना है तो 1 घंटा पहले एयरपोर्ट जाना और 1 घंटा घर से जाने के लिए 2 घंटे गए. फिर हवाई जहाज में बैठकर 40 मिनट गए और वहां से घर जाने के लिए फिर 1 घंटा, यानी 4 घंटे लग गए. उसके बजाय 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून घर के पहुंचेंगे. तो हवाई जहाज से जाने की कोई जरूरत नहीं. मुझे याद है, मैं जब मुंबई पुणे हाईवे जब मैंने बनाया था, तो जेट एयरवेज उस समय उनकी 8 फ्लाइट्स थी मुंबई और पुणे से एक बीच में. पर हाईवे शुरू होने के बाद अब मुंबई टू पुणे कोई फ्लाइट ही नहीं है, सब फ्लाइट बंद हो गई क्योंकि रोड नजदीक. एक्चुअली इट्स अ फैक्ट. आई वाज ट्राइंग टू डू दैट. मेरे को मिली नहीं फ्लाइट, नहीं चलती. तो ये अच्छे रोड बनेंगे. ऐसे हम लोग अभी आप जितने देख रहे वो तो अब शुरुआत है. अभी हम इससे कई गुना ज्यादा बना रहे हैं. हाँ जी. यानी फ्रॉम मनाली टू लद्दाख लेह हम लोग 8 टनल बना रहे, रोड बना रहे. फिर लद्दाख लेह के बाद जोजिला टनल जो आशिया की सबसे बड़ी है 11.6, फिर वो बना रहे. अब मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी 8 मिनट में होता है. और वहां से ये टनल से आने के बाद लद्दाख लेह के बाद जोजिला बनेगी. फिर अभी झेड़मुर्ग जो सोनबर्ग टनल उसका इनॉग्रेशन हो गया. वहां से श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे. उसमें से 22 बन गई, 8 टनल पर काम शुरू है. फिर जम्मू आने के पहले कटरा के पास से कटरा अमृतसर दिल्ली हाईवे आने के बाद अब दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ेंगे. और दिल्ली मुंबई हाईवे से जब जुड़ेंगे तो सूरत तक जाएंगे. अभी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए मुंबई, पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर जाना पड़ता है. अब नया रोड हम बना रहे सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल से कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, यानी अप टू कन्याकुमारी. तो अब ये 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई के बीच में कम होगा. और रोड में एक्सिस कंट्रोल रोड होंगे. तो ऐसे सब जगह बनने के कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी. और ये सबसे बड़ी बात है कि IIM बेंगलोर और IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक रिपोर्ट दिया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी. हाँ जी. चाइना की 8% थी और यूरोपियन कंट्रीज की 12% थी, USA में 12% थी. पर उन्होंने ये कहा कि अब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है. 10% के करीब आ गई है. हाँ, 10%. और मैं ये कहता हूं विश्वास के साथ, इस साल दिसंबर जब पूरा होगा उसके पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे होंगे. कितना सर? 9%. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. 9% में
7% जो कमी है उससे हमारे एक्सपोर्ट में हमको फायदा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए कि केवल रोड अच्छे नहीं बना रहे हैं, तो अभी हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को इनकरेज कर रहे हैं। अभी मैंने 4 महीने पहले टाटा के 3 ट्रक यही लॉन्च किए थे, जिसमें एक ट्रक जो था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था और 2 ट्रक थे वो आईसी इंजन पर थे। और हम देश में 10 रोड प्रोजेक्ट हमने पायलट प्रोजेक्ट लिए 600 करोड़ के, जिसमें टाटा, वोल्वो, लेलैंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, बाद में रिलायंस और वोल्वो, ये सब है। और ये 10 रोड पर हम हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, हाइड्रोजन व्हीकल और इस पर अभी काम कर रहे हैं। और ये देश के 10 पार्ट में है और इससे हाइड्रोजन भी ये फ्यूचर फ्यूल है, इसमें काम करेंगे। अभी आज ही मैंने आपके सब लोगों के साथ जब मीटिंग की, हाँ जी, तो मेरा अनुरोध है कि आप डीजल को कम करिए। अभी फ्लेक्स इंजन जो इथेनॉल का है उसमें भी काफी अभी किर्लोस्कर ने ऑलरेडी जनरेटर सेट इथेनॉल ड्यूअल फ्यूल पे बना लिया है। मैं 11 तारीख को उसको लॉन्च कर रहा हूँ। और इसके बाद आने वाले समय में सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मैं आज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों की आज मीटिंग हुई, अगले सप्ताह में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों की मीटिंग है। और मैं उनको कह रहा हूं कि आप अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे जाइए, इसमें आपका भी फायदा होगा, पोल्यूशन कम होगा, जिसके कारण आपको डोमेस्टिक में तो सेल होगा ही, पर इंटरनेशनल मार्केट में आपका ज्यादा फायदा होगा। और अभी इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल पर भी काम हुआ और डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में प्रयोग हुआ है। अभी ARAI उसके ऊपर अध्ययन कर रही है, आज वो भी मीटिंग में उपस्थित थे। उसका रिपोर्ट जब आएगा तो आइसोब्यूटेनॉल इथेनॉल से बनता है। अब आइसोब्यूटेनॉल अल्टरनेटिव ऑफ डीजल करके भी अब इंजन बने, उसका भी जनरेटर सेट बना है। तो आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और ये विन विन सिचुएशन है। इसमें फ्यूल कॉस्ट बचेगी। और अभी हमने ऑलरेडी आज ही हमारे इस पर काम हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हम 10% मशीनरी एडवांस देते हैं। जो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे मशीन खरीदी करेंगे तो उस मशीन पर हम जब तक वो पैसा काटना है तब तक हम उनको इंटरेस्ट फ्री 0% इंटरेस्ट पे लोन देंगे। और एक बात आई है जो हमारे कंसिडरेशन में है कि ये जो मशीनरी रजिस्टर होती है, हाँ जी, इसके लिए जो वन टाइम टैक्स देना पड़ता है, उसमें भी कुछ राहत देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर इक्विपमेंट बनेंगे उसको हम मैक्सिमम सपोर्ट भी करेंगे और उसमें जितना कुछ राहत दे सकते वो देंगे। तो देश के प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि आप लोग कोऑपरेट करिए और जितने जल्दी आप इसमें इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल, बाद में सीएनजी, इवन एलएनजी, ये अलग अलग इसमें काफी अब शुरुआत हुई है। और हमारा इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है और इतना सब करने के बाद भी इंपोर्ट बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए हमको तेजी से प्रदूषण को कम करना है, इंपोर्ट को कम करना है और इंडियन फ्यूल जो है हमारी, जो प्रदूषण से मुक्त है, कम प्रदूषण करने वाली है, उसको प्रायोरिटी देनी है। यही हमारी नीति है। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। और मंत्री जी की बात सुन के मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछने वाला था ट्रम्प टैरिफ्स के ऊपर, पर आई थिंक हमारे यहाँ पे काफी काम हो रहा है। वी शुड नॉट वरी दैट मच। अभी मैंने आज आपके एसोसिएशन के ऑफिस बेयर को कहा, हाँ जी, कि आप लोग भी ARAI के साथ और जैसे प्राज वालों ने किया है, आप भी इन सब आपके इंजन पर बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी आपके इसमें अगर लेबोरेटरी में रिसर्च करेंगे तो ये बन जाएगा। इसमें फ्यूल कॉस्ट कम होगी। जैसे हमारे 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 70 से 80 करोड़ रुपए कॉस्ट डीजल पे खर्चा होती है और यही अगर कोई अल्टरनेटिव फ्यूल इलेक्ट्रिक का आ गया तो बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों का भी फायदा है, इंपोर्ट भी कम होने वाला है, प्रदूषण में भी कमी आएगी और जितना आप प्रदूषण कम करने वाले इक्विपमेंट तैयार करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको ज्यादा सेल मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए।
एब्सोल्युटली सर। बट सर पिछले 2-3 साल में देखा गया जैसे कि जिस तरीके की ग्रोथ आ रही थी इंडस्ट्री में, कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है एक्टिविटी में। डू यू थिंक इट इज अ साइन फॉर वरी, और डू यू थिंक दैट थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग अप नाउ, एक्टिविटीज विल स्टार्ट, लाइक आपने गिनाए हैं काफी सारे हाईवेज, आपको लगता है अभी ग्रोथ आएगी इंडस्ट्री में? ये 1 साल के बीच में जो आया था उसमें थोड़ा सा एक पीरियड ऐसा है कि थोड़े कम स्पीड में हुए हैं। हाँ जी। क्योंकि भारतमाला जो हमारा प्रोजेक्ट था 15 लाख करोड़ का, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, तो फिर हमने नया प्रोजेक्ट में फिर वो किया है। हाँ जी। अब हमने अभी तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा कम अवार्ड किए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मार्च के पहले और 5 लाख करोड़ के काम अवार्ड करेंगे, यानी 7 लाख करोड़ के काम हम अवार्ड करेंगे। हमारा जो बजट है वो 2,85,000 करोड़ का है। हाँ जी। और हम कैपिटल मार्केट में हमारी इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी है कि हम इन्विट मॉडल में जब गए थे तो हमारा बॉन्ड इश्यू जो था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, वो 7 दिन का टाइम था। 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद मेरे यहाँ मीटिंग है, हम इन्विट में प्रोजेक्ट पर पैसा लेके करेंगे क्या? वी डोंट हैव रिसोर्सेस प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, हमको फटाफट क्लियरेंस करके काम करना है। इस बार 7 लाख करोड़ मार्च तक हम अवार्ड करेंगे। अभी जो थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल थे वो दूर हो गए। मैंने आज शेट्टी साहब को और सबको कहा था, हाँ जी, कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस साल मार्च में आपका 25% राइज होगा और अगले साल और 25% राइज होगा, और आप नोट कर लो। और नहीं होगा तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मुझे जरूर सवाल पूछना। तो इसमें और एक बात है कि जैसा हम रोड में कर रहे हैं वैसे माइनिंग में नई पॉलिसी आ रही है, उसके बारे में सब कुछ बताना मेरे लिए उचित नहीं है, पर उसमें भी बड़े प्रमाण पर काम होगा। अब माइनिंग बड़े प्रमाण पर प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। हम पॉलिसी ऐसी कर रहे हैं कि उसमें कोई डिले नहीं होगा और फटाफट क्लियरेंसेस होंगे। अभी हमारे लिथियम आयन हमको 1200 टन लगता है, अब हमारे पास है तो हमारे यहाँ हम तैयार करेंगे तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो आने वाले समय में हमारे रेलवे में, माइनिंग में, पावर सेक्टर में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिपिंग पोर्ट में, सब जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आएगी। और रोड सेक्टर में तो पिछले साल जितना काम हुआ था, अवार्ड किया था, उससे दुगना काम इस बार मार्च तक हम अवार्ड करेंगे। और आपने जो 100 किलोमीटर का टारगेट बताया वो मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, वो उद्दिष्ट है। अच्छी, हम अभी 38 किलोमीटर पे है तो 100 किलोमीटर पर डे तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये आपका टारगेट कब तक है, कब तक ऐसा हो पाएगा? सर टारगेट रखा है अभी, वैसे मैं जो कहता हूँ वो टारगेट पूरा होता है, पर मैं गारंटी नहीं बता सकता। नहीं, बट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक दैट इज द वेरी गुड थिंग एंड वेरी इनकरेजिंग थिंग। सर दूसरा आपने जो बोला है कि क्लीन एनर्जी को हमें प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए। बहुत सेक्टर में हमने देखा PLI स्कीम्स हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी, इक्विपमेंट इंडस्ट्री की भी डिमांड है कि अगर कोई PLI स्कीम दी जाए तो मे बी दे आर मोर इनकरेज टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स। सो ऐसा कुछ आपकी सोच में है कि PLI को इधर भी आई? सर पहली बात तो देखिए, जैसे सेमीकंडक्टर है उसके लिए PLI स्कीम आई। हाँ जी, ये मेरे डिपार्टमेंट के अधिकार में नहीं है, पर जब जब जरूरत पड़ती है, हाँ जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने PLI स्कीम सरकार ने लाई है। अभी जैसे आपको मैं बताता हूं कि इसी होटल में मैं जब इलेक्ट्रिक बस और ये सब कार चालू हुई तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। हाँ जी, आज $55 पहुंच गई। और अभी तो मुझे लगता है कि ये जो बैटरी केमिस्ट्री है कि सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम, ये भी डेवलप हो रहा, बहुत रिसर्च चल रहे हैं, अनेक स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत, हाँ जी, पेट्रोल डीजल की व्हीकल की तुलना में मेरे अंदाज से कम आएगी। तो आपको काय के लिए इसमें कंसेशन चाहिए? उल्टा आप अगर ये सस्ता बनाओगे तो आपका इंटरनेशनल मार्केट में तो और मार्केट खुल जाएगी। इनफैक्ट जहां जरूरी है टेक्नोलॉजी में, अभी हाइड्रोजन में हमारे फिलिंग स्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा डार्क एरिया है, वहां हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो वहां ठीक है। पर अभी टाटा ने हाइड्रोजन की गाड़ियां बनाई, लेलैंड ने बनाई, वॉल्वो ने 700 बार पर वो बना रहे हैं। तो आने वाले समय में इसमें काफी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और मुझे लगता है कि जहां जहां हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हम नहीं कर सकते,
जहां हमें बाहर से कोई टेक्नोलॉजी, कोई नई इक्विपमेंट इंपोर्ट करनी है, उसके लिए जरूर है। सेमीकंडक्टर के लिए हमने इनिशिएटिव लिया, आज सेमीकंडक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे इसमें जहां प्रॉब्लम आएगा हाँ जी। तो होगा। पर आप एक देखिए, हमारी इंडस्ट्री का साइज, मैं जब मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे, हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यस, अब हमने 4-5 महीने पहले जापान को पीछे डाल दिया और हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर यूएसए और 78 लाख करोड़, फिर चाइना 49 लाख करोड़, फिर इंडिया अब 22 लाख करोड़। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। और मेरा विश्वास है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब मिलकर आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए और इसमें काफी राइज होने वाला है। पर आपको टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी लेनी पड़ेगी। और आपको, आप जैसे एक चीज को हम बेचते हैं तो किसी भी व्यक्ति को मोह होता है कि वही वही बेचते रहे, नया क्यों करें, नया रिसर्च में पैसा क्यों डालें। ये मत करिए। आप जब ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो नए एक्सपेरिमेंट और रिसर्च हो रहे हैं उसके साथ आप भी करिए। और इसके साथ अगर आप आएंगे, जैसे आप पेट्रोल, डीजल और गैस के अलावा आप अगर ये ग्रीन फ्यूल में, अल्टरनेटिव फ्यूल में आएंगे, मैं दावे के साथ कहूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको और अच्छी डिमांड मिलेगी और निश्चित रूप से आपको ज्यादा मार्केट मिलेगा। क्योंकि पोल्यूशन ये पूरे वर्ल्ड की कंसर्न है। अब दिल्ली में क्या हालत है आपने देखी है। अब इलेक्ट्रिक बस कितनी, अभी इलेक्ट्रिक बस के लिए वेटिंग लिस्ट है, इलेक्ट्रिक कार के लिए मिलती नहीं। मेरे पास लोग आते आउट ऑफ टाउन, हमको गाड़ी दिलाओ। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने बड़े प्रमाण पर हो रही। और हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री जो है 50% ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वही स्थिति आपके यहां भी आएगी। क्वालिटी अच्छी रखिए और प्रदूषण कम करने वाली फ्यूल और इंजन मशीन को सिलेक्ट करिए। हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, इसको प्रायोरिटी दीजिए। फ्लेक्स इंजन में दीजिए। आइसोब्यूटेनॉल का जल्दी 3 महीने में, आज मैंने सजेस्ट किया कि आप लोग भी ARI के साथ और आपके मशीन जो है उसको देखिए। अभी मैंने सुना कि लंदन में एक कंपनी ने ये फ्लेक्स इंजन पर, इथेनॉल पर ट्रक भी अच्छे पॉपुलर हो गए उनके। अभी ये WCL में हमारे यहाँ 25 ट्रक इलेक्ट्रिक पर मैं लॉन्च करने के प्रोग्राम में जाने वाला हूँ। अभी मेरे खुद घर पर एक लोडर है इलेक्ट्रिक का, तो उसको मुझे लड़के ने बताया कि वो 8 महीने में उसकी कॉस्ट वसूल हो गई। तो ये जो फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका रेट का भी भरोसा नहीं, प्रदूषण भी हो रहा है, देश के इकोनॉमी के लिए चैलेंज है। तो स्वावलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आप लोग तय करेंगे तो विन विन सिचुएशन में सबका फायदा है। ये कोई आप सामाजिक कार्य नहीं कर रहे, ये करने से आपका टर्नओवर बढ़ने वाला है, आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, देश का प्रदूषण कम होने वाला है और इंपोर्ट भी कम होने वाला है, नए रोजगार निर्माण होने वाले हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार को एडिशनल GST से इनकम मिलने वाला है। तो सबका फायदा है। इनफैक्ट अगर हम इंडस्ट्री थोड़ा जाने की, सर आपका किस तरीके का काम चल रहा है इन ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर, शेट्टी इफ यू कैन। नहीं, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंडस्ट्री को उन्होंने हमेशा ही हैज चैलेंज। आई रिमेम्बर दैट नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मशीन, हाँ जी, he had only inaugurated a few years back. Obviously the norms change और अनफॉर्चुनेटली रशिया में जो हुआ, हमने कुछ 25 मशीनें तब रशिया बेची थी और काफी सारे और अपॉर्चुनिटीज थे। तो मैं पूरा सहमत हूं मंत्री जी से कि जो भी हम इनोवेशन इंडिया में करते हैं उसका हमको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है बाय द ग्लोबल मार्केट। और पिछले 1.5 साल पहले हमने न केवल भारत का पहला मगर एशिया का पहला हाइड्रोजन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हमने लॉन्च करी थी। सो आज भी जब माननीय मंत्री जी से हम मिले तो उन्होंने और एरिया में पर्टिकुलरली आइसोब्यूटेनॉल के ऊपर हमें मार्गदर्शन दिया है और इंडस्ट्री विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड टेक हिज गाइडेंस एंड डायरेक्शन एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें सबका भला है जैसे मंत्री जी ने कहा है, एंड वी आर कंप्लीटली ओपन टू अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो आइसोब्यूटेनॉल पर आप भी, आपकी जो मशीन की कैपेसिटी है, आप भी इसके ऊपर डीजल में 10% डाल के ARI काम कर रही है और वैसा आप भी आपके यहाँ कुछ प्रयोग शुरू करें, जैसे किर्लोस्कर ने किया है। हाँ जी, किर्लोस्कर और प्राज ने वो जनरेटर सेट बना लिया है 100% आइसोब्यूटेनॉल पर, बहुत अच्छा हुआ है, ट्रायल लिए। वैसे प्राइवेट में भी करिए और फिर सर्टिफाई करने के लिए आप ARI और बाकी के साथ काम करिए। अभी हम ये CRT हमारी जो है वहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एक बहुत बड़ी ARI जैसी इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उसका DPR करना शुरू है।
ताकि हम सब टेस्ट यहाँ कर सकें। देखो, भारत एनकैप हमने लाया था, स्टार रेटिंग, कुछ लोगों ने विरोध किया, ऑटोमोबाइल वालों ने। अब स्थिति ऐसी हो गई कि जो कंपनी बोलती कि मेरी स्टैंडर्ड इतना स्टार रेटिंग है, उनका सेल बढ़ रहा है, तो जो नहीं चाहते थे वो भी अब स्टार रेटिंग का प्रचार करने लगे। फायदा ये हुआ कि वर्ल्ड मार्केट में स्टार, अभी दुनिया की गाड़ियां टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास आ रही है और हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी अच्छी करना, सस्ते और पोल्यूशन न करने वाले फ्यूल का उपयोग करना, इसका फायदा सभी स्टेक होल्डर्स को है। तो ये बहुत, अगर आप लोग इसको लेंगे तो इसमें आपका बहुत फायदा होगा। आई एम श्योर यू हैव गॉट द राइट ऑडियंस। बट सर, यहाँ पर आके मेरी जो बातचीत हो रही थी इंडस्ट्री से, एक चीज पे उन्होंने कंसर्न थोड़ा सा जताया है कि भाई कई कैटेगरीज में चाइना इंडिया में काफी जल्दी तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे कुछ कैटेगरीज में 25% तक चाइना इक्विपमेंट की सेल हो रही है। अगर 100 बिक रहे हैं तो 25 चाइना के। तो उसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? हमने नया बिल तैयार किया है, हमने एसोसिएशन के आपके साथ भी चर्चा की। हाँ जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, वो मैं इलॉबरेट नहीं करना चाहता, पर आपके एसोसिएशन ने मुझे बताया। अब इसके लिए रूल्स रेगुलेशन हम फ्रेम कर रहे हैं और वो अगले सेशन में हमारा बिल आएगा और वो पास होने के बाद इसके स्टैंडर्ड्स जब पक्के हो जाएंगे तो आज जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं होगा। फिर इसके भी स्टैंडर्ड्स तय होंगे और नेचुरली फिर उसके बाद आज जो बाकी देशों के साथ, उनके प्रोडक्ट के साथ आपके जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेंगे। कुछ थोड़ी डिटेल्स और मिल सकती है इसके ऊपर? ज्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहता था, पर मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बारे में आपके जो जो वरीज है वो अगले पार्लियामेंट सेशन में कानून पास होने के बाद आपकी सब वरीज दूर हो जाएगी। वेरी इनकरेजिंग अगेन। सर, दूसरी चीज इंडस्ट्री का एक ये भी कंसर्न रहता है कि कई बार टेंडर के जो अवार्ड जब होते हैं तो कई बार इतनी एग्रेसिव बिडिंग हो जाती है कि जिस तरीके की आप क्वालिटी चाहते हैं या जिस तरीके आप इक्विपमेंट यूज करना चाहते हैं परहैप्स वो हो नहीं पाती है। तो फोकस आपका प्राइस पे ज्यादा रहता है, क्वालिटी पे ज्यादा रहता है, किस तरीके से रहता है? क्योंकि नहीं, वो आप उसकी चिंता मत करिए। अभी ऐसा है, हाँ जी, कि हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए और हम क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर, अभी हमको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना है, हाँ जी, अधिकारियों को सस्पेंड करना है। तो दोनों में भी हम सुस्ती नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और मैं तो कुछ तक जेल में डालने तक भी आगे गया हूं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर क्वालिटी, इसलिए आप चिंता मत करिए, इसकी कोई मुर्वत नहीं करेंगे। और अभी हमने बहुत कड़ी कार्रवाई, बड़े बड़े कंपनियों पर कार्रवाई कर दी। हाँ जी। सो वी should expect high quality roads and there should not be any kind of a let up. हमको हाई क्वालिटी रोड चाहिए, हाई क्वालिटी मशीन चाहिए, इफिशिएंसी अच्छी चाहिए। जिसका काम अच्छा नहीं होगा वो निश्चित रूप से गले में हम घंटी बांधने का काम करेंगे, वो नहीं चलेगा। फैंटास्टिक। ये आपको देखो, 101% गुड क्वालिटी आइदर फॉर मशीन और आइदर फॉर रोड, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए और हम भी नहीं करेंगे। सर, द अदर कंसर्न इज अबाउट रोड सेफ्टी। जैसे आपने काफी बार बोला ही है इस बारे में और आपने बोला कि ये एक इशू है, एक बड़ा इरिटेंट है मेरे लिए भी, एक मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि 1,60,000 1,80,000 डेथ्स रोड पर हो रही हैं। उसके बारे में आप उसे टैकल कैसे करें? क्योंकि हर साल के फिगर्स वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, हम कितनी कोशिश कर लें। सर, इसमें क्या है कि रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनकी भूमिका है। हाँ जी, हमारे प्रॉब्लम ये, हमारे यहाँ भी कुछ कमियां हैं हाँ जी, कि हमारे रोड इंजीनियरिंग में हमारे डीपीआर जो है लोएस्ट जो आता है उसको मिलता है। जैसे अभी हमने वो सिस्टम बदल दी, वो पॉलिसी बदल दी और इसलिए अभी डीपीआर हमको अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। दूसरी बात, हमारे ब्लैक स्पॉट जो है 40,000 करोड़ हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। किस चीज का सर? 40,000 करोड़ जो ब्लैक स्पॉट है, हाँ जी, स्पॉट। हाँ जी। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने 6 एयरबैग्स लाई, काफी बातें सुधार दी। अभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम 2 व्हीलर में लाया, सब कुछ किया। मेरे हिसाब से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोई भी अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बराबर है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात है इन्फोर्समेंट, हमने हमारी पेनल्टी भी बढ़ा दी। और चौथी बात है जो है वो पब्लिक से रिलेटेड है कि जो हमारी एजुकेशन ऑफ मासेस, अभी जैसे रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, अगर स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अभी हमने ये कहा कि अगर आप 2 व्हीलर देंगे, खरीदी करेंगे तो कंपनी आपको 2 हेलमेट देगी।
मैंडेटरी किया है। फिर दूसरी ओर अगर आपको रोड को कई भी लोग बीच में से घुस के, अभी हमने हमारे जो क्रैश बैरियर्स है वो 3 फुट के किए, तो मैंने अधिकारी को कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, समझ लो। तो ऐसी भी दीवार बड़ी करो कि वो छलांग नहीं मार सके। तो हमारे यहाँ लोग, महिला भी छलांग मार के कूद के जाती है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अभी हम काफी चिंता की है, तो हमारे तरफ से भी हमने बहुत उपाय किए। अभी हम लोग एजुकेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, तो इसको हमको पब्लिक के लिए अभी बड़े बड़े अमिताभ बच्चन से लेकर अभी अच्छे अच्छे लोग हमको अभियान में काम करे। अभी शंकर महादेवन ने, हमने रोड सेफ्टी की एक एंथेम बनाई है, वो 22 भाषा में बनाई है। स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं। पर एक बात सच है कि ये एक ऐसा डार्क एरिया है कि जिसमें हमको जैसी सफलता चाहिए वैसे नहीं मिली है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है, और करीब 18 से 34 वयोगट में 66% डेथ्स है। और अभी हमने 100 रोड का सेफ्टी ऑडिट किया है, और वो सेफ्टी ऑडिट करके हमने, उसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूँ पार्लियामेंट सेशन के बाद, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में कौन लीड करता है ज्यादा, उनके नाम प्रकाशित करने वाला हूँ। और ये हमको इसमें सबको लेकर काम करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि आप लोग भी आपके CSR से आप जरा रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स को इसके आप भी लीजिए और इसमें भी सहयोग करिए। ये एक सोशल प्रॉब्लम है, और जब तक लोगों को इसका महत्व नहीं समझा सकेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। हमारी कोशिश है, पर ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें हमको सब बातों में जैसी सफलता मिली वैसे इसमें अभी तक नहीं मिल पाई। पर जैसे आपका रोड कंस्ट्रक्शन में एक विजन डॉक्यूमेंट टारगेट है कि भाई हम धीरे धीरे करके बढ़ाते बढ़ाते 100 किलोमीटर तक चले जाएंगे, इसी तरीके से जो रोड की जो फेटलिटीज हैं, जैसे 1,80,000 है, आपका कोई है विजन स्टेटमेंट कि भाई अगले 5-6 साल में इसे कम से कम लाख के नीचे ले आए, एक्सीडेंट्स कम हो, डार्क स्पॉट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपने कभी टारगेट करा है कि कुछ? मैंने टारगेट किया था। हाँ जी, मेरे सब टारगेट सक्सेसफुल हुए, पर इसमें मेरा टारगेट विफल हुआ। अब नया टारगेट घोषित करने की हिम्मत मेरी नहीं है। नहीं, आई थिंक इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। कम होगा। अभी काफी लोगों का सहयोग मिल रहा है। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में धर्मेंद्र प्रधान जी ने, वो हमारे 4वीं 5वीं क्लास के लिए हम कोर्सेस, उनके ऑफिशियल स्टडीज में हमारी रोड सेफ्टी की बातें आ रही है। अभी 22 भाषा में हमने एंथम तैयार किया है। हमारी अभी अमिताभ बच्चन जी जैसे बड़े बड़े लोगों का हम सहयोग से कैंपेन चला रहे हैं। बड़े बड़े हजारों विद्यार्थियों के स्टेडियम पर प्रोग्राम ले रहे हैं। कोशिश करें लोगों में कि जो नई जनरेशन होगी, जो भविष्य के नागरिक है, उनको हम ट्रेन करें। और अब धीरे धीरे इसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों का भी इसमें है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग ले रहे हैं। अभी हम लोग 2,500 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं, हम फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं, फिर रीजनल फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं। स्क्रैपिंग के लिए अभी करीब 250 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू किए हैं। आपको भी आगे सोचना होगा कि आपकी पुराने मशीन को उसका क्या करना, तो कहीं ना कहीं ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है, एब्सोल्युटली, आपके इंडस्ट्री के बारे में भी आगे सोचना होगा कि उसका रिसाइकलिंग करके आपके काम में उसको फिर कैसे यूज किया जाए। सर, थोड़ा अभी जो माहौल चल रहा है देश में और विश्व में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ट्रम्प को टैरिफ्स के लेके काफी चिंता है हर जगह पर, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा। हम अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें, कार इंडस्ट्री को देखें, धीरे धीरे अभी वो थोड़ा स्लो डाउन में आ गई है, और बहुत डिमांड आ रही है कि भाई छोटी गाड़ियों पे आप ड्यूटी कम करें, 2 व्हीलर्स पे ड्यूटी कम करें। मतलब एटलीस्ट आपकी तरफ से रिकमेंडेशन जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि 28% से उसे लाके थोड़ा कम करा जाए। क्या आप इन चीजों की तरफ भी देख रहे हैं कि भाई, क्योंकि आज आम आदमी के लिए गाड़ी बड़ी महंगी हो गई है, पिछले 3-4 साल के अंदर 50% प्राइस बढ़ गया है। आप ऑब्वियसली सेफ्टी पे फोकस कर रहे हैं, विच इज अ वेरी मस्ट, बट इंडस्ट्री का ये बोलना है कि भाई हमारी जो गाड़ी सपोजिंग 100 की आती थी, आज उसका 50% प्राइस बढ़ गया है, अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल गिर गई है। मारुति ने भी रिसेंटली बोला। सर, ये आप पॉलिटिकल लीडर जैसी बात करें, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। हाँ जी, बात करिए। बट कोई डायरेक्शन आपका, आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ, कोई कमी नहीं है, सब राइज है। सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई ऐसा ये नहीं बढ़ रहा। अब क्या हो रहा है, हाँ जी, अभी कुंभ हुआ प्रयागराज में, तो योगी जी ने मैं मिला उनको, तो उन्होंने कहा सब समस्या आपके कारण खड़ी हुई।
तो मैंने कहा मेरे कारण कैसे हुई? बोले सब दूर से, चेन्नई यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, केरला, अपनी गाड़ी लेके लोग सब कुंभ में आए, लाखों करोड़ों लोग आए। अब गाड़ियां की संख्या देखो, हिंदुस्तान में ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता, नहीं भगवान भी कुछ करते हुए नहीं दिख रहा कि पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ, इसको कोई रोक नहीं पा रहा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ। पहले आपको एसयूवी ऐसी दिखती थी, अब हर जो मिडिल क्लास में है वो एसयूवी खरीदना चाहता है। तो जो इकोनॉमिक मॉडल है हाँ जी, खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं है। अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी था, गरीब आदमी भी अपने घर में कलर टीवी चाहता है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं चाहता। तो ये इकोनॉमिक मॉडल में कम हुई, ज्यादा हुई, इसका कारण ये है कि लोअर मिडिल क्लास का जो हायर मिडिल क्लास बना, हायर मिडिल क्लास का और मिडिल क्लास बना, तो ये कहीं ना कहीं इनमें इन लोगों का चॉइस में अब मॉडल बदल गया। अभी बड़े प्रमाण पर लग्जरी कार का सेगमेंट भी बढ़ रहा है। अभी हम लोग अभी ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बस की वेटिंग लिस्ट हो गई, अब सप्लाई नहीं कर पा रहे। इतनी इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड है कि आज भारत में 1 लाख बसेस कम से कम चाहिए और हमारी कैपेसिटी 55 से 60 हजार बसेस की है। तो हमारे आज कमी है मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैं आपको पक्का कहूंगा कि ये कोई मॉडल को ज्यादा है कि ये मार्केट का है। वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं पूछता हूं कौन सी इंडस्ट्री है जो बढ़ नहीं रही है? आप स्कूटर का देखिए, आप ऑटो रिक्शा का देखिए, आप सब जगह पर राइज है। और अभी एक बात मैंने मानने की हाँ जी, कि पिछले साल भर में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, वो हमारे कुछ अड़चनों के कारण हुआ था। वो भारतमाला रखना कि नहीं रखना, आगे कैसे जाना, तो स्टकअप हो गए थे। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे मैंने आज आपके लोगों का कि सेक्रेटरी बैठे थे कि हमने 2 लाख करोड़ तो अभी तक अवार्ड कर दिए प्रोजेक्ट। अभी अगले मार्च तक हम और 5 लाख अवार्ड करके 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे। और ये अभी मेरा इच्छा ऐसी कि ये टारगेट मैं हर साल 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अवार्ड करूंगा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, खर्चा करने की कमी है और पैसा सरप्लस है। और कॉन्ट्रैक्टर भी है। रही बात जो आप बोलते हैं कॉम्पिटिशन, हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। अब कोई अगर 40% बिलो जाता है तो मैं क्या करूं उसके लिए? पर 40% बिलो जाने के बाद अगर ठीक काम नहीं करेगा तो मैंने कहा इसको रगड़ने का काम करो ताकि इसको काम बिल्कुल ठीक चाहिए। अभी एक हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हुआ 47% बिलो, एक सांगली जिले में हुआ, एक अकोला जिले में हुआ। और आपको ताज्जुब होगा कि दोनों कंक्रीट रोड थे, इतने अच्छे बने कि अखबार वालों ने भी अखबार में छाप कर कहा कि इतना कम करने के बाद भी ये रोड अच्छे बने। अब कुछ जगह लो जाकर फिर लोगों में खराब भी हुए हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आते रहते और चलते नहीं। राइट राइट। एंड सर, जैसे आपने सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की बात करी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, ऐसी कार इंडस्ट्री में भी एक तरफ तो हमारा फोकस इलेक्ट्रिक्स की तरफ रहा है, बट बहुत बारी डिमांड रही है कि जैसे हाइब्रिड्स हुए या आपके सीएनजी हुई, फ्लेक्स फ्यूल हुए, इन इंडस्ट्रीज को भी हमें थोड़ा बहुत इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि 5% और फिर सीधा जाती है 40% के करीब अगर बड़ी गाड़ियों की हम देखें। तो उसके ऊपर आप कुछ रिकमेंडेशन देने की सोच रहे हैं? आपने पहले भी बात करी है कि भाई या तो कार को ऊपर लाया जाए, थोड़ी पैरिटी लाई जाए, या फिर इनके लिए थोड़ा इंसेंटिव दिया जाए। सर आपको एक बात बताता हूं कि जहां जरूरी है वहां इंसेंटिव मिलने चाहिए। हाँ जी। अब मुझे देने वाला मैं हूं, इसलिए मुझे कोई डायरेक्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि $150 पर किलोवाट पर आवर की लिथियम आयन बैटरी आज $55 हुई है। एक बस में 40 लाख रुपए तो लिथियम आयन बैटरी को लगता है। अब मुझे बताओ, नया इन्वेंशन हो गया कि बैटरी अगर खराब होगी तो वेस्ट में नहीं जाएगी, वो पावर स्टोरेज के लिए उसका उपयोग हो रहा है। हाँ जी। तो बैटरी का फिर वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें नेचुरली मुझे लगता है कि मार्केट में जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, आप लोग, ये तो आदत ही होती है सबकी कि कुछ इतनी भी इंडस्ट्री कितना भी प्रॉफिट कमाए तो भी जीएसटी कम करो करके साल भर में एक बार डेलीगेशन दे ही देते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टी में हम हर साल महंगाई कम करो करके एक डेलीगेशन देते हैं, तो वो वैसे आपके यहाँ भी होते रहता है और होना भी चाहिए। हाँ जी। ताकि आपके लोग भी खुश रहेंगे कि एसोसिएशन ने मांग की करके। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी इंडस्ट्री में राइज है, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, सब हो रहा है, तो थोड़ा सरकार को भी जाने दो। अब जहां देना है वहां
जैसे मैंने कहा सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम आया, हम लोग आए, और आपके इंडस्ट्री में ऐसे कोई क्रूशियल चीजें हैं कि जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग तकलीफ है, तो आप बताइए, हम लोग करेंगे उसके लिए। राइट। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ पूछिए। कि लिथियम आयन बैटरी $150 से ये $55 पर आई है, 1/3 प्राइस हुई है, तो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की कीमत आपने जो पहले बनाई थी तब थी, आज कितनी कम की है? आपका प्रॉफिट तो बढ़ा ना। बिल्कुल, इंडस्ट्री को ये बात तो आंसर करनी चाहिए। तो इसलिए आप भी चुप रहो, मैं भी चुप रहता हूँ। मार्केट ड्रिवन प्रोसेस पे चलने दो। हमारी बोलती तो बंद करी, बट मैं विवेकानंद जी के पास जाना चाहता हूँ सर कि व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ योर इंडस्ट्री? आर देयर एनी एरियाज व्हिच यू वांट मे बी सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, जहां पर आपको लगता है कि ज्यादा फोकस चाहिए मे बी आप लोगों को? No, as such, I think one of the biggest concern, I think Minister also talked about safety. As much as we talk about the road safety, the job site safety is also equally important. And we have been actually promoting IESC, which is Infrastructure Equipment Skill Council, which is imparting skill to all the operators who are operating our equipments. And one thing which we really want to take your support to enhance the safety of the job site is to make skilling mandatory, so that they can actually be very safe. Because safety, we have 3 dimensions of safety. One is the equipment safety, which we have actually improved significantly from where we used to be to where we are today. And our safety of the equipments, what we make in India, are on par, are actually even better than the safety norms, what is available globally. So the equipment safety is definitely our responsibility, that as an industry, we have taken care of it. And the job site safety, obviously, the contractors are actually taking care of it. But the operator safety is something which is really important, and a big portion of operator safety is skilling. So we would definitely need your support to make skilling mandatory so that the job site safety is also enhanced. एक बात मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, अगर आप आपका इक्विपमेंट बना रहे हैं और कोई कॉन्ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो जनरली क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर कैसे बनता है? जो क्लीनर होता है वो रात को चुपचाप ट्रक चला के ट्रक ड्राइवर बनता है। अभी बड़े बड़े ट्रक वालों ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले हैं, तो आप इतने बड़े बड़े हेवी इक्विपमेंट तैयार करते हैं, तो आपने कहीं तो भी रीजनल लेवल पर जिनका सेल बड़ा है, उन्होंने इसको ऑपरेट करने के लिए 3 महीने का एक कोर्स रखना चाहिए। जो इक्विपमेंट खरीदी करेगा उसके 2-3 लोगों को बुलाकर उसको ये कैसे चलाना है, इसका सेफ्टी क्या है, ये ट्रेनिंग भी आपने देना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो अभी ये जितना सेक्टर बढ़ते जाएगा, तो आप भी अगर चाहते हैं आप, तो आप स्किल इसके कोर्सेज तैयार करिए। अब मेरे पास आइए, मैं आपको भारत सरकार से अप्रूवल दिला देता हूँ, और हम इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग जो है वो देना बहुत जरूरी है। अभी हम रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे 360 बना रहे हैं। अभी हम लोग फॉरेन वालों से काफी, आपका तो सेक्टर काफी ठीक है, पर उसमें हम काफी वर्ल्ड की कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने कहा कि इसके मेंटेनेंस के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको वो कंपनी के तरफ कोई ट्रेनिंग उनको मिले। तो आपके भी इसमें अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है ये थोड़ा एक सेफ्टी के हिसाब से अच्छा होगा। और आपका वॉल्यूम इतना है कि वही 3 महीने का रखिए, 2 महीने का रखिए, तो ये निश्चित रूप से फायदा होगा। ये मैं आपको एक मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, फैंटास्टिक। आई थिंक वीव हैड अ वेरी गुड सेशन। मिनिस्टर्स प्रॉमिस 2 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ मार्च तक हो जाएगा, और आगे जाके इनका टारगेट है कि 10 लाख करोड़ पर एनम के करीब का काम मिलेगा। उनका क्लियर फोकस है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड ग्रीन, बिकॉज वो हमारे देश को ही साफ ही रखेगा, पोल्यूशन कम करेगा, पर आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुलती है। I think it is on a very encouraging note. He's saying that there will be 25% growth not only this year but even next year. So I think on a very optimistic note, we should thank the minister for being here. A fantastic session, and thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for the time.